हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम UKPSC 2021 पे स्पेशली फोकस करके जो पेपर 7 है मेंस का, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन 120 मार्क्स के आते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए जो 2016 जो UKPSC का जो अपर का मेंस हुआ था, उसमें जो मेंस के क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन जो मेंस में पूछा गया है उसको लेकर आए हैं। आज दूसरा पार्ट है, एक पार्ट पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है बेसिकली। पिछला जो है उसमें जो सेक्शन 1 में टोटल 9 क्वेश्चन थे मैथ्स के, तो पिछले भाग में हमने 6 क्वेश्चन किया था, तो उस भाग का 3 क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। उससे पहले जो है साथ में पिछले क्लास में हमने कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपको सेंट्रॉइड पता करना था। तो अभी यहीं पे कोऑर्डिनेट का जो कुछ और कंसेप्ट है उसको अभी देख लेते हैं, ताकि कोऑर्डिनेट से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो देखिए कल हमने जो सेंट्रॉइड किया था कि ट्रायंगल का, मान लीजिए एक बार उसको देख लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए, है ना, ये ट्रायंगल है जिसका 3 वर्टेक्स है ABC। ठीक है, तो वर्टेक्स है मतलब उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, है ना। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, आप एक समझिए। कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब कोई ये कोऑर्डिनेट का मतलब बेसिक कंसेप्ट समझिए। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट ए है यहाँ पे, मान लीजिए, है ना, ए पे अगर मान ए का कोऑर्डिनेट ये 3 4 है, इसका मतलब ये हुआ ये पहला वाला जो वैल्यू है ए का वैल्यू जो वो एक्स एक्सिस पे दिखाता है ना। ये जो मतलब ये यहाँ तक 3 हुआ, ये डिस्टेंस 3 है, और ये जो है ये यहाँ से वाई एक्सिस पे ये हुआ यहाँ तक, वैसे ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लाई किया ये, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे लाई किया, मतलब ये, तो ये जो पार्ट है हमारा ये 4 हो गया, ये जो पार्ट है वो 3 हो गया। तो जब कोऑर्डिनेट बोला जाए किसी पॉइंट का, इसका मतलब ये होता है कि पहला जो पॉइंट है, पहला जो डिजिट है वो उसके एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को बताता है, और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस के डिस्टेंस को बताता है। अगर मान लीजिए अगर ये पहला कोऑर्डिनेट, अगर ये वैल्यू 0 होगा और ये वैल्यू अगर 0 होगा, मान लीजिए इसको आप समझिए कि अगर यही पॉइंट 04 होता, ये 04 होता, इसका मतलब ये होता कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस तो 0 है मतलब यहीं पे होता, और 4 मतलब यहाँ पे होता। ये जो वो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, ए पॉइंट, तो ये 0 4 मतलब इसका एक्स एक्सिस का वैल्यू 0 हो गया, वाई एक्सिस का वैल्यू 4 हो गया। तो मतलब अगर कोई पॉइंट समझिए अगर वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अगर कोई पॉइंट, अगर मान लीजिए ये देखिए, अगर यहाँ इसका वैल्यू ए का वैल्यू अगर मान लीजिए 3 0 रहे, है ना, अगर 3 0 रहे, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस का तो वैल्यू 3 हो जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस का वैल्यू 0 होगा। मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब ये हुआ उसका y वाला जो वैल्यू है वो 0 होगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, उसका जो x वाला वैल्यू है वो 0 होगा। इट मीन्स x कोऑर्डिनेट पे y 0 होता है और y कोऑर्डिनेट पे x 0 होता है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो इसका मतलब ये समझना, जो पहला वाला जो वैल्यू है वो x एक्सिस पे इसके डिस्टेंस को बताता है, और दूसरा वाला जो वैल्यू है वो y एक्सिस पे इसके डिस्टेंस को बताता है। ये कोऑर्डिनेट का या निर्देशांक का बेसिक मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये आप समझ में अच्छे से आ गया होगा। एकदम बेस से समझना है ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। अगर मान लीजिए तीन का मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 है, ये x1 y1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दूसरे वाले का, और तीसरे वाले का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x3 y3 है। ठीक है, x3 y3 है। अगर मैंने बताया था कि यहाँ पे सेंट्रॉइड है, मतलब यहाँ पे सेंट्रॉइड है, ओ है, मान लीजिए ये सेंट्रॉइड है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ओ का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ओ का कोऑर्डिनेट एक्स। कल के क्वेश्चन में क्या था कि हमें ये दोनों वैल्यू पता था, ये दोनों वैल्यू पता था, और ये वैल्यू पता था, इसका वैल्यू हमें निकालना था। ठीक है, ये तीसरा वाले का वैल्यू निकालना था। तो वैसे अगर ऐसे सेंट्रॉइड पता करना हो तो आप देखिए सेंट्रॉइड जो होता है यानी एक्स जो होगा, ये जो वैल्यू होगा एक्स वाला, पहला वाला सेंट्रॉइड का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ठीक है,
और दूसरा जो होगा इसका y वाला जो होगा, यानी y वाला जो वैल्यू होगा वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो मतलब x वाले में तीनों x वाले को लेना है, डिवाइड बाई 3 कर देना है उसको ऐड करके, y वाले में तीनों y वाले को लेना है, उसको ऐड कर देना है, उसके बाद उसको डिवाइड बाई 3 कर देना है। तो यही फार्मूला हमने यूज किया था कल के क्वेश्चन में। यहाँ पे ये हमें गिवन था और ये वाला नहीं गिवन था, तो सिंपली हमने निकाल लिया था। वहाँ पे भी ऐसे ये गिवन था, ये वाला नहीं गिवन था, तो ये हम निकाल लिए थे। ऐसे हमने सेंट्रोइड पता किया था। ये तो सेंट्रोइड का हो गया। अब अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है या हो सकता है कि पूछा जाए, लेकिन यह जो मैं बता रहा हूँ इनसेंटर, ठीक है, उसको अंतः केंद्र बोलते हैं। कल जो किया हमने उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, यानी कि उसको केंद्रक बोलते हैं। और अभी ये बात कर रहे हैं इनसेंटर के बारे में। जब इनसेंटर निकालने के लिए आपको कहा जाएगा तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, वो तो 5 का होगा या 8 का होगा, वो उसका ज़्यादा वेटेज होगा। तो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में गिवन है, मेंशन है, तो उसको भी जानना जरूरी है, उसको भी यहीं पे देख लेते हैं। अब देखिए सेंट्रोइड, अगर मान लीजिए ये सेंट्रोइड है, ये सेम पॉइंट नहीं होते। कल जो होता है मीडियम्स जहाँ पे मीट करता है उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं, और एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेगा उसको हम लोग इनसेंटर बोलते हैं, यानी अंतः केंद्र बोलते हैं। ये आप याद रखिए। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए तो अब अगर इनसेंटर यानी इनसेंटर पता करना है, इनसेंटर, ठीक है, इसको अंतः केंद्र बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए, इसको सीख लेना है यहीं पे, ठीक है। अंतः केंद्र मान लीजिए ओ, अगर मान लीजिए अंतः केंद्र है, ठीक है, तो x वाला जो होगा वैल्यू वो होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। ये होगा x वाला, यानी पहला वाला इनसेंटर का पहला कोऑर्डिनेट, यानी x वाला कोऑर्डिनेट। फिर y वाला जो होगा वो होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, ठीक है। वो सेंट्रोइड था, इनसेंटर पता करना होगा, ये फार्मूला होता है। उसमें तो आसान था कि सीधा x1 प्लस x2 प्लस xc डिवाइड बाई 3 कर ले रहे थे, लेकिन इसमें a b c भी निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको पता है कि ये जो वर्टेक्स A है, ये शीर्ष A है ना, कैपिटल वाला, इसके जो फ्रंट का साइड होता है लेंथ, ये होता है A वर्टेक्स के फ्रंट का जो साइड का जो लेंथ होगा वो होगा A। B वर्टेक्स के जो फ्रंट के साइड का जो लेंथ होगा वो होगा स्मॉल b, और C वर्टेक्स के जो फ्रंट के साइड का लेंथ होगा वो होगा स्मॉल c। मतलब कैपिटल A जो शीर्ष होगा, क्योंकि शीर्ष को हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं और साइड का जो लेंथ होता है उसको स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल A के फ्रंट का साइड स्मॉल a, कैपिटल B के फ्रंट का साइड स्मॉल b, और कैपिटल C के फ्रंट का साइड स्मॉल c। तो यहाँ पे यही ABC हमें डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, तब इसको हम इनसेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो फिर अब डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो वहीं पे आता है डिस्टेंस फार्मूला, है ना। अब डिस्टेंस फार्मूला को समझिए आप। ये देखिए, मान लीजिए कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला होता है और सेक्शन फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है ना, ये कोई लाइन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है, x2 y2 है। तो अगर हमें AB पता करना है, AB का डिस्टेंस क्या होगा, यानी AB का लेंथ क्या होगा, ये जो लेंथ है, लंबाई AB का क्या होगा, सिंपली करना है इसको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है डिस्टेंस। तो मतलब ये, जैसे ये पता करना है हमें, है ना, तो x वाले का जो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है उसको स्क्वायर कर देंगे, फिर y वाले कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस को स्क्वायर कर देंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो हमें ये डिस्टेंस दिखेगी। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस, आप तो ए का डिस्टेंस यहाँ होगा तो इस दोनों कोऑर्डिनेट को यूज़ करेंगे, बी ये है तो इस दोनों कोऑर्डिनेट को यूज़ करेंगे, सी वाला डिस्टेंस ये है तो इस दोनों कोऑर्डिनेट को यूज़ करेंगे। ये आपको गिवन होगा, ये कोई डिजिट में होगा, तो ये निकालना बहुत आसान होगा। मानी एक्स वाले का
जो डिफरेंस होगा दोनों के x वाले का डिफरेंस उसका स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 y1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो हमें डिस्टेंस निकल जाएगा किसी भी साइड का, लेंथ निकल जाएगा किसी भी साइड का। अगर दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो इस डिस्टेंस फार्मूला से हम उसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं, लेंथ पता कर सकते हैं। तो यहीं पे अब आपको सब कुछ पता हो जाएगा। अगर x निकालना है तो x1 भी पता है, x2 भी गिवन होगा, ये तो गिवन ही होगा वैल्यू, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा। आपको ए बी सी निकालना पड़ेगा। ये लेंथ हो जाएगा ए, ये वाला लेंथ हो जाएगा बी, और ये वाला लेंथ हो जाएगा सी। और कैसे निकालना है तो इसको यूज करके जब हम ए बी सी निकाल लेंगे तो x1 x2 x3 हमें पता होगा, x1 x2 x3, यहाँ पे y1 y2 y3 y1 y2 y3। और फिर ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सेंटर यानी अंतः केंद्र फाइंड कर सकते हैं। साथ में 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि 2 पॉइंट है, उसके बीच 2 पॉइंट है, मान लीजिए उसका आपको निर्देशांक गिवन होगा। एक पॉइंट का निर्देशांक 4 5 है, दूसरे का अगर 3 6 है, तो दोनों के उस साइड का, उस भुजा की लंबाई या दूरी पता करें। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम उसका दूरी यानी लंबाई पता कर लेंगे। कैसे, x वाला कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर करेंगे प्लस y वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो वो हमें डिस्टेंस यानी लेंथ निकल जाएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक और चीज़ आता है, यहीं पे उसको देख ही लेते हैं। एक आता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला बोलते हैं इसको। कोऑर्डिनेट में इतना ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। या तो डिस्टेंस फार्मूला से, या इन सेंटर निकालना हो, सेंटरॉइड निकालना हो, या सेक्शन फार्मूला से। ठीक है, अब देखिए सेक्शन फार्मूला से कैसे यूज़ करना है। देखिए इसमें क्या होगा आपको कि ये कोई लाइन गिवन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए बी है। ठीक, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ठीक, अब इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा x1 y1, और वहाँ पे कोई डिजिट गिवन होगा, है ना। ये x2 y2, मान लीजिए x2 y2 यहाँ पे गिवन होगा। ठीक, हमें अब क्या है, दे देगा आपको कि मान लीजिए ये एक बीच में कहीं पे एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। पॉइंट P जो है इस साइड को यानी AB को 2:3, इस पे m:n के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब AP अपॉन PB जो है आपका वो रेशियो है m/n, है ना। मतलब एक पॉइंट बीच में कोई पॉइंट है जो इसको कुछ रेशियो होगा, जो 2:3 4:5 7:3 कुछ भी यहाँ पे नंबर गिवन होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी XY, ये हमें निकालना है ना, ये हमें निकालना है। तो कैसे पता करेंगे, ये XY समझ में आ रहा है। जैसे मान यहाँ पे कोई आपको नंबर गिवन होगा, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी, यहाँ पे भी कुछ नंबर गिवन होगा, ये रेशियो भी गिवन होगा, है ना। 3 चीज़ गिवन होगा, एक चीज़ निकालना होगा किसी भी। ऐसे कभी कभी क्या होगा, आपको ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, बोलेगा रेशियो पता करने के लिए। तो आप जब सेट करेंगे उसको तो रेशियो भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो साथ में उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं एक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे x इक्वल जो होगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो देखिए mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक, ये पहला वाला होगा। देखा आपने, पहले वाले में सिर्फ x वाला यूज कर रहे हैं, x वाले में सिर्फ x वाला, है ना। फिर वहीं पे y कोऑर्डिनेट यानी इसका दूसरा वाला निकालना होगा, तो वहाँ पे यूज करेंगे my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक, अब लगेगा आपको कि इसको याद कैसे करना है। भैया बहुत मुश्किल है। देखिए कितना सरल है। जब x कोऑर्डिनेट हमें निकालना हो तो पहला वाला रेशियो दूसरा वाला x, ठीक है, पहला वाला रेशियो दूसरा वाला x प्लस दूसरा वाला रेशियो पहला वाला x, ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस n, डिवाइड बाय m प्लस n। वैसे ही जब y वाला लेना हो आपको तो पहला वाला रेशियो दूसरा वाला y प्लस दूसरा वाला रेशियो फिर पहला वाला y, यानी m y2
प्लस एन y1 डिवाइड बाई m प्लस एन। इसमें आपको जैसे मान लीजिए कभी कभी जैसे यहाँ पे ये फाइंड करना है, अगर हमें कुछ भी नहीं फाइंड कर, आपको सिंपली वैल्यू पुट करते जाइए। हो सकता है कि आपको ये गिवन हो, इसमें m पता करना हो, mn पता करना हो, तो यहाँ से आप m फाइंड कर लेंगे। m यहाँ पे रेशियो निकल जाएगा आपका m/n का, यहीं से निकल जाएगा। हो सकता है कि ये गिवन हो आपका x2 x1 गिवन हो, y2 y1 गिवन हो और रेशियो पूछे, तो जो ही आप इसमें पुट करोगे तो यहाँ से आप देखोगे कि m/n ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि और सब कुछ तो पता है ही आपको। m/n पता करना है तो 3 चीज़ गिवन होगा, एक चीज़ आपको अननोन होगा, उसको यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ये हो गया कोई लाइन है उसके अंदर में डिवीजन, कोई पॉइंट अंदर में है जो इस लाइन को डिवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। एक और होता है इसमें, वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन। ये इंटरनल वाला था, है ना, ये था इंटरनल वाला, मतलब अंदर में कोई पॉइंट है किसी लाइन के। अब एक आप एक्सटर्नल समझ लीजिए। एक्सटर्नल में क्या है कि ये मान लीजिए ए बी है, ठीक, ये ए बी कोई पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया पहले वाले का x1 y1 एंड दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट हो गया मान लीजिए x2 y2। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 दूसरे वाले का, है ना, इसका। अब एक डॉटेड लाइन दीजिए यहाँ से आगे, है ना, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये है XY कोऑर्डिनेट जो हमें पता करना है। अब P पॉइंट है जो वो AB को एक्सटर्नली m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, मतलब देखिए कि ये जो होगा ये पूरा m और ये जो होगा वो n। एक्सटर्नली डिवीजन मतलब ऐसे, वो इंटरनल डिवीजन था, बीच में कोई पॉइंट था तो m/n में डिवाइड कर रहा था। ये AB कोई लाइन है, ठीक है, ए और बी से एक लाइन, पॉइंट से एक लाइन जुड़ा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, ये आपको गिवन होगा कोऑर्डिनेट उसका। P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जो AB को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। मतलब P का x वाला क्या होगा और P का y वाला होगा, बस वही प्रोसेस है। इसमें सिर्फ माइनस कर देना है। यहाँ पे क्या है आपका कि x वाला जो होगा वो होगा आपका m x2 माइनस n x1 डिवाइड बाय m माइनस n, ठीक। y वाला जो होगा वो होगा m y2 माइनस n y1 डिवाइड बाय m माइनस n। लेना वही है, पहले जज लेता है वैसे ही करना है, खाली इसमें माइनस, यहाँ उसमें प्लस था इसमें माइनस हो जाएगा, उसमें प्लस था इसमें माइनस माइनस, बस यही डिफरेंस है। बाकी आपको सब गिवन होगा, ये x1 x2 गिवन होगा, y1 y2 गिवन होगा, m और n का रेशियो गिवन होगा, यानी m और n कितना है वो गिवन होगा, तो x y आपको पता करना होगा। या नहीं तो ये x1 x2 गिवन है, y1 y2 गिवन है और ये XY भी गिवन होगा, तो उस केस में m/n रेशियो पता करना होगा। वो भी जो ही आप पुट करेंगे इसमें तो ऑटोमेटिकली वो m/n आ जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतने फॉर्मूले हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करेंगे तो और ऐसे क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं भी होगा, पूछा गया होगा, तो मैं आपको जब ये फिनिश हो जाएगा टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आके जरूर कुछ सॉल्व कर दूंगा, ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट का जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस जिस फार्मूला पे बेस्ड मैंने सब बता दिया। अब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक स्कूल के 350 विद्यार्थी, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, ये 350 स्टूडेंट है। एक स्कूल के 350 विद्यार्थियों का 3/7 लड़कियां हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट है, मतलब कुल छात्र हो गया, मतलब आप देखिए कुल छात्र, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। कुल छात्र कितना है गिवन है, इक्वल टू 350, ठीक। कुल लड़कियां यानी लड़कियों की संख्या या लड़कियां, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व करना होगा, आपको लिखना होगा हर कुछ, ठीक है। कुल लड़कियां क्या होगा, कुल लड़कियां दिया हुआ है कि 3/7 लड़कियां, मतलब टोटल का 3/7, तो क्या हो जाएगा 3/7 इंटू 350, है ना।
तो ये हो जाएगा 7 5 जा, तो ये हो जाएगा हमारा 150, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 150। ठीक है, अब दिया हुआ है कि उसमें से 2/3 लड़कियां क्रिकेट खेलती है ना। तो क्रिकेट 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 खेलने वाली लड़कियों की संख्या, क्रिकेट ऐसे लिखना पड़ेगा, क्रिकेट खेलने वाली जो है लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या वो निकालना पड़ेगा यहाँ पे, लड़कियों की संख्या, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो आपको ऐसे ही हर चीज़ लिखना होगा, लड़कियों की संख्या। तो ये क्या होगा, क्रिकेट जितने लड़कियां हैं 3/7 लड़कियां हैं, उसमें से 2/3 लड़कियां क्रिकेट खेलती है, मतलब 150 × 2/3 है ना, इतनी लड़कियां क्रिकेट खेलती है, मतलब 50 ये कैंसिल होगा, मतलब 100 लड़कियां जो है क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितनी लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती है। ठीक है, तो क्रिकेट नहीं खेलने वाली लड़कियों की संख्या, आप इसको लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, खेलने वाली लड़कियों की संख्या, या वैसी लड़कियां जो क्रिकेट नहीं खेलती हैं, ठीक है, संख्या। अब देखिए टोटल लड़की है 150, क्रिकेट खेलती है 100, तो क्रिकेट नहीं खेलेगी कितना, 150 - 100 = 50, मतलब इसका आंसर हो गया 50। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, मतलब 50 लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती है। तो कितना सरल था, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ उसमें से कितनी लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 3/7 ऑफ कुल है। ठीक है, वो निकाल लिया पहले हमने। फिर दिया हुआ है कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों में से 2/3 पार्ट क्रिकेट खेलती है, तो क्रिकेट खेलने वाली लड़कियों की संख्या कितना होगा, 150 का 2/3, तो वो निकाल लिया 100। तो क्रिकेट नहीं खेलने वाले लड़कियों की संख्या जो हमें प्राप्त करना है, तो टोटल लड़की जितनी है 150, क्रिकेट खेलती है 100, क्रिकेट नहीं खेलेगी कितनी लड़कियां, तो 150 - 100 = 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन आसान ही पूछता है, अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे और चीज़ों को समझ लेंगे तो बहुत आसानी से इसमें आप 120 में 120 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 3 सिक्के उछाले गए, ठीक है, 3 जो क्वाइन है वो टॉस किया गया, उछाला गया एक साथ। ठीक है, 3 क्वाइन, 9 3 चित या 9 3 पट, इसको देखिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ना ही 3 हेड या ना ही 3 टेल आने की प्रायिकता क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 3 सिक्कों को उछाला गया तो इस बात की क्या संभावना है कि तीनों पे एक साथ, है ना, 9 हेड आएगा 9 टेल आएगा, मतलब तीनों पे हेड 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 या तीनों पे टेल 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 नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, संभावना है, प्रायिकता है। तो देखिए सबसे पहले प्रायिकता मतलब समझिए कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता है क्या, संभावना। जो ही 1 हो जाता है तब वो सर्टेनिटी हो जाती है, यानी निश्चितता आ जाती है। तो 99% तक जब होता है तो वो प्रायिकता है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। जो ही 100% कोई चीज़ हो जाता है तो वो क्या है, वो निश्चितता हो जाती है, यानी सर्टेनिटी हो जाती है वो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, प्रायिकता। हमें जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पर फाइंड करना है तो आपको ध्यान देना है जो हमें चाहिए, फेवरेबल यानी इच्छित घटना, मतलब फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए, फेवरेबल जो है, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, उसको ऊपर लेंगे और नीचे हो जाएगा टोटल आउटकम, या कुल घटनाएं जो है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल पॉसिबल, ये बहुत सरल है, आप समझ जाइएगा अभी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, ये कैसे करते हैं ये आप देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल यानी इच्छित, जो हमें चाहिए, है ना, इच्छित जो घटनाएं हैं जो हमें चाहिए एक्चुअली, उसको ऊपर, और टोटल जो संभव
क्या हो सकता है, टोटल कितना संभव है, टोटल को नीचे, जो हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम्स ऊपर और पॉसिबल आउटकम्स नीचे, यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला उसका। अब देखिए, जब हम सिक्का उछालते हैं तो दो संभावना बनती है, मतलब एक हेड होने की, एक टेल होने की। ठीक है, जब एक सिक्का उछालेंगे, मान लीजिए पूछा जाएगा कि हम एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का, तो हेड आने की क्या संभावना है या हेड आने की क्या प्रायिकता है। तब देख, एक ही सिक्का पे पहले समझते हैं। तो एक सिक्का जब उछालते हैं हम, तो हेड आने की क्या संभावना है, तो हमें क्या, देखिए प्रोबेबिलिटी हो गया, यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हेड आने की। एक ही सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की क्या संभावना है, तो हेड आने की क्या संभावना, मतलब हेड तो एक ही है ना, तो हेड एक हो गया, एक दो, यहाँ पे टोटल घटनाएं दो हो सकती है, या तो हेड या तो टेल, तो हमें एक चाहिए, कौन सा, हेड, तो एक। और टोटल संभावनाएं क्या है, टोटल क्या क्या हो सकता है, या तो हेड या तो टेल, तो टोटल दो घटना है, तो ये होगा हमारा आंसर 1/2। मतलब जो हमें चाहिए, एक घटना हमें चाहिए, तो वो एक ऊपर, और टोटल कितनी घटनाएं हो सकती है, तो दो घटनाएं हो सकती है, हेड या तो टेल, तो दो नीचे, मतलब फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए और टोटल पॉसिबल आउटकम जो नीचे है, ये एक के साथ होगा। अगर हम दो सिक्का एक साथ उछालेंगे, या तीन सिक्का एक साथ उछालेंगे, या चार सिक्का एक साथ उछालेंगे, तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, एक सिक्का उछालते हैं तो संभावना है कितना, दो का, या तो हेड या टेल, ये दो घटना हो गया, हेड या टेल। अगर तीन सिक्का उछालेंगे तो टोटल घटना हो जाएगा, टोटल फिर आउटकम्स हो जाएगा ये वाला, वो होगा 2⁻3, मतलब 8। ठीक है, अगर चार बार उछालेंगे तो 2⁴, मतलब 16। ठीक है, तो जो यहाँ पे दो घटना है यहाँ पे, एक सिक्का को उछालने से दो घटना होगा, हेड या टेल, उसको बेस में लेंगे, और जितना सिक्का उछालेंगे उसको पावर में लेंगे, तो वो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकल जाएगा। ऐसे ही एक और समझिए, क्वेश्चन डाइस पे भी पूछा जा सकता है। डाइस जो हम लोग लूडो खेलते हैं, इसको डाइस बोलते हैं उसको, जिसमें 1 से लेकर 6 तक हर एक परत पे लिखा होता है। तो वैसे ही जब दो डाइस उछालते हैं, दो डाइस उछालेंगे एक साथ, तो कुल कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं, कुल कितनी संभव घटनाएं हैं, मतलब डाइस में कितनी है, 6 घटनाएं हो सकती है, 6, और दो उछालना है हमें एक साथ, तो 6⁻², मतलब 36। ठीक है, ये टोटल आउटकम्स होगा। अगर तीन डाइस उछालते हैं तो घटना यहाँ पे 6 है, 1 से लेके 6 तक, जैसे यहाँ पे 2 था उसमें पॉइंट्स वाले केस में, उसी तरह डाइस अगर उछालेंगे हम तो टोटल 6 घटनाएं होती है। घटनाएं को बेस में लेते हैं, और जितने नंबर हैं 2, 3, 4, अगर डाइस या सिक्का उछालेंगे, जितने जो नंबर हैं उस चीज़ का, उसको ऊपर लेंगे। अगर 3 डाइस उछालते हैं तो ये हमारा 6⁻3, यानी शायद 216 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप ये समझिए कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कुल संभव घटनाएं या इवेंट्स हम कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा। अब फेवरेबल क्या होता है, जो हमें चाहिए। ठीक है, ये चीज़ अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन बनाना ये आसान हो गया। अब देखिए, 3 सिक्के उछाले गए, 3 सिक्के जब उछाले गए तो टोटल कितनी घटनाएं होगी, 2⁻3, मतलब 8। कुल 3 सिक्के उछालेंगे तो नीचे तो 8 हो गया, ये हमें पता चल गया, नीचे 8 हो जाएगा। ठीक, जब 3 सिक्के उछालेंगे तो आपको पता है तीनों पे हेड या तीनों पे टेल नहीं आने की क्या संभावना, ये पूछ रहा है। तो तीनों पे हेड कब आएगा, एक ही बार आएगा, तीनों पे हेड एक ही बार आएगा, या तीनों पे टेल एक ही बार आएगा, है ना। ये दो ही केस ऐसा होगा, ऐसा सिर्फ 2 केस होगा कि नहीं, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तीनों पे हेड या तीनों पे टेल आने की जो केसेस होंगे, कंडीशन होगा, सिर्फ 2 बार होगा। और टोटल कितने होंगे, 8 होंगे, टोटल 8 होंगे। तो हमें पूछ रहा है कि 3 सिक्के उछाले गए, 9 3 चित 9 3 पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो तीनों चित और तीनों पट आने की जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 2 ही बार है, ये 2 हो जाएगा। मतलब लिखना पड़ेगा आपको कि तीनों पे चित और तीनों पे पट
आने की संभावना बराबर 2 होगा, ठीक है। तो 9 आने की संभावना कितना होगा, टोटल 8 है, टोटल 8 है, तो 8 में से 6 घटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6/8। 6/8 मतलब 2 3 जा 3/4, ठीक है, 3/4 ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये पूछता कि तीनों पे मतलब 3 चित या 3 पट आने की क्या संभावना है, तो एक बार तीनों पे चित आ सकता है, एक बार तीनों पे पट आ सकता है, तो होता 2/8 यानी 1/4। लेकिन तीनों पे 3 चित या 3 पट आने की नहीं संभावना है, संभावना नहीं है, तो उसको हटाना है, मतलब बाकी इवेंट्स को लेना है। तो बाकी इवेंट 6 बच गया, क्योंकि टोटल 8 है, ये एक ही बार आ सकता है, तो टोटल 8, ये 2 घटा देंगे 6/8 यानी वो हमारा हो जाएगा आंसर। ये इसको लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि आप सोचेंगे कि 6 क्या हो सकता है, देखिए मैं वो भी आपको बता दूँ। या तो देखिए तीनों पे हेड होगा, ठीक, 8 घटनाएं क्या क्या हो सकती है, आप देखिए, या तो HHT हो सकता है, ठीक, या तो HTH हो सकता है, ठीक है, या HTT हो सकता है, HTT हो सकता है, ठीक है। ये 4 घटनाएं। उसी तरह से तीनों पे TA होगा आपका, TTT होगा, या तो फिर TTH हो सकता है, या फिर आपका THT हो सकता है, या आपका यहाँ पे क्या होगा कि फिर HTHH हो सकता है। ये कुल इतने ही संभावनाएं हैं, ये 8 घटनाएं हो सकती है ना, टोटल इतना ही पॉसिबल है। ये टोटल 8 हो गया, यही टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आप देखिए, यहाँ पे देखिए तीनों पे चित या तीनों पे पट आने की संभावना नहीं पूछ रहा है, तो ये हट गया और ये हट गया, बचा 1 2 3 4 5 6, तो वही 6/8 हो जाएगा, ठीक है। डाइस पे भी क्वेश्चन आता है, तो जब डाइस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी समझ लेंगे। अगर नहीं आता है डाइस पे क्वेश्चन, नहीं आया हुआ होगा, फिर भी मैं आपको डाइस पे कुछ क्वेश्चन लेके किसी क्लास में ज़रूर समझा दूंगा, ठीक है। अभी हम क्लियर कर लिया हमने, सिक्का पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। डाइस पे भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं वो तो समझ गए, और डाइस पे कोई अगर क्वेश्चन आता है तो फिर उसको भी सॉल्व करेंगे वहीं पे। अगर नहीं भी पूछा गया होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आपको जरूर उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का। कागज की एक दफ्ती का एक आयताकार टुकड़ा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक, तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, जिसमें से बृहत्तम संभव वृत्त काटा गया है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए, एक मान लीजिए कागज की आयताकार दफ्ती है जिसकी लंबाई 4 है, मतलब ऐसे लीजिए लंबाई 4 हो गया, ये चौड़ाई है, चौड़ाई 2 है, ऐसी ये कागज की दफ्ती है, ठीक, ये आयताकार कागज की दफ्ती है, ठीक। इसका मतलब ये होगा, लंबाई हो गया आपका 4 और चौड़ाई हो गया 2। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि किसी भी इस रेक्टेंगल में अंदर में ही जो सर्किल अगर बनाना है, वो मैक्सिमम साइज का सर्किल क्या संभव है, तो मैक्सिमम साइज का सर्किल जो है जिसका डायमीटर 2 होगा, जो छोटा साइड होगा, क्योंकि देखिए अगर हम 4 लेंगे, अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे सेंटर होगा, अगर हम ऐसे 4 के इक्वल टू ऐसे हम ड्रॉ करेंगे ना, 4 के इक्वल टू मतलब इससे ऐसे सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये इससे बाहर आ जाएगा, इसके यहाँ इसके बाहर आ जाएगा, यहाँ के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर 2 लेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे करके इसके अंदर ही रह जाएगा। मतलब किसी आयत में के अंदर मैक्सिमम साइज का सर्किल कौन सा बन सकता है, जो छोटी लंबाई होगी आयत की, जो आयत की छोटी साइड होगी, वो हमको डायमीटर यानी व्यास लेना होगा, है ना, उस साइज का सर्किल बन सकता है। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 4 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में
खींची गई या ड्रॉ की गई, कुछ भी खींची गई बृहत्तम सर्किल, बृहत्तम वृत्त जो होगी क्या होगी जिसकी डायमीटर होगी 2 सेंटीमीटर, मतलब होगी क्या वृत्त, कौन सी वृत्त होगी, उसका व्यास जो होगा, व्यास 2 सेंटीमीटर के बराबर होगी। समझ में आया? इसको आप अपने लैंग्वेज में कैसे भी आप लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। बराबर मतलब किसी भी आयत के अंदर जो एक मैक्सिमम साइज का सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसकी जो व्यास होगी वो उस आयत की जो छोटी भुजा होगी उसके बराबर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा उस सर्किल का, रेडियस हो जाएगा 2/2। आपको पता है कि रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है व्यास का आधा, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो उस सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दैट सर्किल हो जाएगा πr², मतलब हो जाएगा 22/7, ये तो 1 है तो 1² मतलब 1 ही रह जाएगा, मतलब 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। अब इसके अंदर जब हम ये सर्किल बना लिए, ऐसे बन गया, ठीक है, देखिए ऐसे ही बनेगा सर्किल। ठीक है, ये इसका डायमीटर हो जाएगा, ये 2 वाला, और जब 4 वाला लेते तो सर्किल बाहर चला जाता है। ठीक है, ये सर्किल बाहर, ये पूछ रहा है तो बृहत्तम संभव वृत्त काटा गया, तो ये काट लिया गया वृत्त। तो ये वृत्त जब हम बना लिए तो अब जो रेस्ट पार्ट बचा, यानी ये पार्ट जो है, जो डॉटेड लाइन है ये वाला, उसका एरिया क्या है ये हमें पता करना है। इसको हटा के तो क्या करेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणन चौड़ाई, 4 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 × 2 और -22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। माइनस कर देंगे 8 में से हम 22/7 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा एरिया हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो निकलेगा वो हमारा एरिया हो जाएगा। इसमें कंसेप्ट यही था कि आपको किसी भी शेप के अंदर, किसी भी शेप यानी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, तो उसके अंदर जो सर्किल ड्रॉ करेंगे हम, तो उस सर्किल का जो डायमीटर यानी व्यास होगा उस आयत की जो छोटी भुजा होगी उसके लंबाई के बराबर। यही अगर मान लीजिए अगर इस यहीं पे स्क्वायर होता, स्क्वायर है, स्क्वायर में चूंकि सभी साइड बराबर होता है, तो किसी एक साइड जो होगा, जो लंबाई होगा इस साइड का, वो उसका व्यास हो जाएगा, उसका डायमीटर हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट था। तो इस तरह से हमने जो सेक्शन 1 था जिसमें 9 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स ईच का था, उसको हमने कर लिया है। और साथ में मैंने कोशिश किया है कि आपका कोऑर्डिनेट का पूरा कंसेप्ट भी आपको बता दिया है, ताकि कोऑर्डिनेट से कोई भी क्वेश्चन आपका न छूटे न गलत हो। अब अगले क्लास में मिलते हैं सेक्शन 2 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।